एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टीवीएस रॉनिन या रॉयल एनफील्ड हंटर, कौन सी बाइक है बेस्ट। एस्टन मार्टिन DBX 707 का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टू धमन बताएंगे होंडा एक्टिवा और होंडा ग्राजिया में बेस्ट स्कूटर। होंडा के प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, नोन ओनली फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी। रेट्रो क्लासिक लुक लेकिन मॉडर्न फीचर्स, ऐसी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी बाइक्स जो इस कैटेगरी में फिट बैठती हैं। एक तरफ है टीवीएस रॉनिन, दूसरी तरफ है रॉयल एनफील्ड हंटर। दोनों की इंजन कैपेसिटी डिफरेंट लेकिन फीचर्स और लुक और प्रेजेंस सेम। लेकिन कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दरअसल ये बात हो रही है इन दो बाइक्स की जो लेटेस्ट एंट्रेंट हैं, जिनकी इंजन कैपेसिटी डिफरेंट है लेकिन कीमत सेम है। एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की हंटर और दूसरी तरफ है टीवीएस की रॉनिन। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंट इंजन कैपेसिटी की बाइक्स का कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों ही बाइक्स की जो कीमत है वो 1,50,000 से शुरू होकर 1,70,000 तक जाती है। यानी दोनों ही 3 वेरिएंट्स में मिलती हैं, 2 कलर चॉइसेस के साथ मिलती हैं और प्राइस भी दोनों ही बाइक्स का सेम है। तो अगर आप 1.5 से पौने 2 लाख के बजट में बाइक लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं दोनों चॉइसेस के बीच में, तो आज इस रिव्यू के जरिए हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। रॉनिन और हंटर दोनों ही रेट्रो लुकिंग बाइक हैं, येट इनकी अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप हंटर को देखेंगे तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं या फिर जो इसका पूरा प्रोफाइल है वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक स्लिम बाइक के तौर पे आपको नज़र आएगी। आपको ये हेलोजन राउंड शेप का हेडलैम्प इसमें मिल रहा है। वहीं अगर आप रॉनिन को देखेंगे तो इसके लुक्स आपकी अटेंशन ज़रूर ग्रैब करेंगे। उसके पीछे कई कारण हैं, फिर चाहे वो इसका हेडलैम्प हो, हालांकि इसमें LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, हंटर में हेलोजन है, फ्रंट में ये गोल्ड USD फोक मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका फ्यूल टैंक भी देखेंगे तो इसकी भी जो शेप है वो थोड़ी सी अनयूजुअल है। और फर्स्ट नज़र में अगर आप इन दोनों बाइक्स को देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको ये ज़्यादा बड़ी बाइक नज़र आती है। वो इस वजह से क्योंकि हंटर के मुकाबले ये ज़्यादा वाइडर है और टॉलर है। ऑल्दो अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो हंटर की जो लेंथ है वो रॉनिन के मुकाबले 15 मिलीमीटर ज़्यादा है। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है हंटर का वो भी 31 मिलीमीटर के आसपास ज़्यादा रहेगा रॉनिन के मुकाबले। ऑल्दो ग्राउंड क्लियरेंस आपको रॉनिन में ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर बात करें व्हील्स की तो आपको 17 इंच के व्हील्स दोनों ही बाइक्स में मिल रहे हैं। हंटर में ऑल्दो स्पोक व्हील्स हैं और रॉनिन में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सीट्स की और बात कर लेते हैं। अगर आप सीट्स देखेंगे तो हंटर की जो सीट है वो काफ़ी फ्लैट है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट कम है तो आप इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। तो जो स्मॉल हाइट के राइडर्स हैं उनको डेफिनेटली हंटर ज़्यादा पसंद आएगी। वहीं अगर आप रॉनिन की बात करेंगे तो ये स्लाइटली ऊंची है हंटर के मुकाबले, तो थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा इसे बैठने के लिए। तो स्मॉल राइडर्स के हिसाब से तो ज़्यादा कंफर्ट आपको हंटर नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, दोनों की ही जो सीट्स हैं वो स्ट्रेट हैं। तो अगर पिलियन राइडर के हिसाब से देखें तो अगर आप टूरिंग कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो जो पीछे बैठने वाला राइडर है वो दोनों में ही कंफर्टेबल फील करेगा। रॉयल एनफील्ड हंटर को ऑल्दो अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है और महज 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने इसकी 50,000 यूनिट्स बेच दी हैं। और ये सिर्फ अक्टूबर एंड तक के फिगर्स हैं। नवंबर के फिगर्स ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 17-18,000 की यूनिट्स आप और ऐड कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के पीछे जो कारण है वो ये कि 350 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती ऑफरिंग ये है और साथ ही साथ वेट के मामले में बहुत हल्की बाइक है, इसीलिए इसको राइडर्स की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि जो टीवीएस रॉनिन है वो आपको रॉयल एनफील्ड से भी 21 किलो लाइटर मिलेगी, तो यानी दोनों में जो लाइटर व्हीकल है वो रॉनिन है। अब एक बात और बताना ज़रूरी है, इनके
फीचर्स के बारे में, तो दोनों में ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आपको सेम जो मीटियोर और क्लासिक 350 में फीचर मौजूद हैं वही आपको हंटर में भी मिलते हैं, ऑल्दो जीपीएस एज स्टैंडर्ड मिसिंग है। रॉनिन की बात करेंगे तो इसका जो लुक एंड फील है या फिर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस नहीं है, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही वो फीचर आपको मिलता है रॉनिन में। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों की इंजन कैपेसिटी की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। हंटर में आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है, रॉनिन में मिल रहा है 250 सीसी का इंजन। हंटर में एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है, वहीं रॉनिन में सिर्फ ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलता है। लेकिन दोनों की जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं वो सेम है। दोनों ही बाइक्स आपको 20 HP की जो पावर है वो लैंड करती हैं। लेकिन दोनों में से बेटर कौन सी परफॉर्म करती है? लेट्स राइड एंड फाइंड आउट। दोनों ही बाइक्स के इंजन कैपेसिटी डिफरेंट है, लेकिन पावर डिलीवरी सेम है। जो बड़ा डिफरेंस है वो है इंजन की साउंड और फील में। रॉनिन में आपको स्मूथ रिवाइविंग मोटर मिलता है जिसमें पेपी एग्जॉस्ट साउंड है, और यूजुअली टीवीएस इंजन इसी तरीके की आवाज़ और परफॉर्मेंस लैंड करते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड मोटर काफ़ी डिफरेंट है। स्लो थम्पी बीट आपको महसूस होगी जब आप रॉयल एनफील्ड हंटर को राइड करेंगे। ऑल्दो हायर आरपीएम्स पर रॉयल एनफील्ड लेस वाइब्रेशन ऑफर करती है दैन टीवीएस रॉनिन। व्हेन इट कम्स टू 5-स्पीड गियर बॉक्सेस, एक बार फिर से रॉयल एनफील्ड क्रिस्पियर और मोर प्रिसाइज शिफ्ट्स ऑफर करती है इन कंपैरिजन टू टीवीएस रॉनिन। टीवीएस रॉनिन का इंजन शॉर्ट गियर्ड है और आप उसे हंटर के मुकाबले 1 या 2 गियर हायर राइड कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों ही बाइक्स हाई स्पीड्स के लिए मेंट नहीं है, लेकिन 90 km/h की स्पीड पर आप इन दोनों ही बाइक्स पर क्रूज कर सकते हैं। ऑल्दो हंटर आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। दोनों ही बाइक्स की ओवरऑल आउटराइड परफॉर्मेंस में ज़्यादा गैप नहीं है और ना ही डिफरेंस है इनकी फ्यूल एफिशिएंसी में। आप सिटी राइड में 30 से 32 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हाईवेज पर 36 से 40 km/L का फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। वहीं एक और ख़ास बात बताना ज़रूरी है कि हंटर में आपको हैवी क्लच मिलता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लासिक और मीटियोर में भी आपने एक्सपीरियंस की होगी अगर आपने वो बाइक्स भी राइड की हैं। वहीं टीवीएस रॉनिन का क्लच एक्सट्रीमली लाइट है और इसमें आपको स्लिप असिस्ट क्लच का ऑप्शन मिलता है। वहीं हैंडलिंग की बात की जाए तो हंटर ज़्यादा फन और कनेक्टेड मशीन लगेगी आपको, वहीं टीवीएस लाइट और ईजी। अब ओवरऑल फाइनली अगर देखें तो फीचर्स के मामले में ज़्यादा लोडेड आपको रॉनिन मिलेगी। हंटर में कंपैरिजन टू रॉनिन कम फीचर्स मिले हैं, लेकिन हाँ, लोअर सीटिंग इसका एक एडेड एडवांटेज है और इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का बैज भी मिलता है जो यूजुअली राइडर्स को एक प्राइड ऑफर करता है। लेकिन दोनों ही बाइक्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिटी राइड के तौर पे देख रहे हैं तो आप टीवीएस रॉनिन को चुन सकते हैं, लेकिन सिटी के साथ हाईवे राइड भी रहेगी तो हंटर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ही बाइक की अलग अलग इंजन कैपेसिटी है, लेकिन क्लासिक सेगमेंट में दोनों ही आती हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों ही बाइक्स का रिव्यू देखने के बाद आपको तय करना है कि आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए या ज़्यादा पावर। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एस्टन मार्टिन DBX 707 का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। लग्जरी गाड़ियां हर किसी को पसंद आती हैं, लेकिन अगर ऐसी लग्जरी गाड़ी मिल जाए जिसमें SUV जैसे लग्जरी फीचर्स हो और स्पोर्ट्स कार्स जैसी परफॉर्मेंस हो तो कहना ही क्या। ऐसी एक गाड़ी है एस्टन मार्टिन DBX 707, जो एस्टन मार्टिन के पोर्टफोलियो में फ्लैगशिप मॉडल भी है। लेकिन इस गाड़ी में क्या खास है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। SUVs तो आपने काफ़ी देखी होंगी, लग्जरी SUVs, स्टाइलिश SUVs या फिर परफॉर्मेंस SUVs, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे वर्ल्ड की फास्टेस्ट SUV से, जिसका नाम है एस्टन मार्टिन DBX 707। एस्टन मार्टिन ने DBX 707 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया 4.63 करोड़ के प्राइस टैग के साथ, और ये ब्रांड के पोर्टफोलियो में मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी है। इनफैक्ट अगर आप स्टैंडर्ड DBX से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी ये लगभग 48 लाख रुपए महंगी है। तो इस 4.5 करोड़ की गाड़ी में क्या खास है, आइए जानते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की और स्टैंडर्ड DBX के मुकाबले कई चेंजेस आपको दिखाई देंगे। पहले तो इसमें ग्रिल का साइज़ अब बड़ा है, जिसमें डबल वे नीश पैटर्न आपको मिल रहा है। जो DRLs हैं उनको रीडिज़ाइन किया गया है। साथ ही जो फ्रंट बम्पर है या ये एयर इंटेक्स हैं, इनके डिज़ाइन को भी कंपनी ने स्लाइटली चेंज किया है। साथ ही आप इसका अगर साइड प्रोफाइल देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि इसमें अब लार्जर साइड स्कर्ट्स आपको मिलेंगी। व्हील्स की बात करेंगे तो 22 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें मिल रहे हैं, ऑल्दो आपको इस गाड़ी में 23 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रियर की तरफ जाएंगे तो नोटिस करेंगे कि स्टैंडर्ड DBX के स्टाइल एलिमेंट भी कंपनी ने इसमें रिटेन किए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड DBX की तरह आपको रेयर स्पॉइलर मिलता है, क्वाड स्कॉट सिस्टम है, डकटेल स्टाइल की बूट लिड है। तो ये कुछ एलिमेंट्स सिमिलर है स्टैंडर्ड DBX से, लेकिन कंपनी का कहना ये है कि इस 4.25 करोड़ की SUV में स्टैंडर्ड DBX के मुकाबले फीचर वाइज और इंटीरियर वाइज काफ़ी अपग्रेड्स हैं। तो अंदर क्या खास है, आइए वो देखते हैं। तो बाहर की जो स्पोर्टी थीम है वो गाड़ी के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो गई है। हालांकि ये एक SUV है, लेकिन हाँ, ये परफॉर्मेंस SUV है, तो आप इसे स्पोर्ट्स कार से कम ना आके और वो स्पोर्टी फील आपको इसकी सीट्स को देखकर मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स सीट्स मिलती हैं स्टैंडर्ड। सिर्फ फ्रंट सीट्स की नहीं बल्कि रेयर की भी। येलो ग्रे थीम की ये सीट्स हैं, वाइट एलिमेंट भी इसमें मौजूद है और ये हैंड स्टिच्ड लेदर अपॉलिस्ट्री है। और साथ ही सेम अपॉलिस्ट्री या सेम लेदर का इस्तेमाल डैशबोर्ड पर, डोर पैनल्स पर भी किया गया है। फ्रेमलेस डोर्स इसमें आपको मिलते हैं, बड़ी सनरूफ आपको इसमें मिलती है। अगर आप सेंट्रल कंसोल को देखेंगे और इसके डैशबोर्ड को, तो पूरा डैशबोर्ड लेदर रैप तो है ही, यहाँ आपको ये क्रिस्टल बटन्स दिखाई देंगे जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड मौजूद है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ ये टच पैड दिया है। 12.3 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे सेंट्रल कंसोल में, तो पूरा ग्लॉस फिनिश इसमें मौजूद है। कई सारे बटन्स आपको इसमें दिखाई देंगे। ये तो टच पैड है ही टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा ये सिलेक्टर यहाँ मौजूद है, ये बेसिकली ड्राइव मोड्स के लिए है। इसमें आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए है। सिमिलरली यहाँ एग्जॉस्ट साउंड के लिए और बाकी कुछ पार्किंग कैमरा फंक्शंस यहाँ मौजूद हैं। ओवरऑल यानी पूरा स्पॉटी फील आपको इसमें मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके पूरे लेआउट को देखेंगे तो बहुत क्लटर्ड आपको नहीं दिखाई देगा। कंफर्टेबल तो ये है ही, लेकिन ये परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि इसमें अब है नया इंजन, वो देखते हैं। इस गाड़ी का बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है कि ये फास्टेस्ट कार है दुनिया की, और फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें नया ऑपरेटेड इंजन है जो कि मर्सिडीज AMG सोज है। इस इंजन की कैपेसिटी है 4000 सीसी की और ये ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन है। ये 707 HP की पावर और 900 Nm का टॉर्क लैंड करता है। तो 707 की जो पावर ये लैंड करता है, उसी से इसके नाम को भी ड्राइव किया गया है, इसीलिए DBX 707 है। लेकिन ये परफॉर्म कैसे करती है और क्या ये वाकई में फास्टेस्ट गाड़ी है, और 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में कंप्लीट कर लेती है, ये देख लेते हैं। तो एस्टन मार्टिन के इस 4000 सीसी के इंजन को पेयर किया गया है 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद पैडल शिफ्टर्स जो यहाँ मौजूद हैं। इसमें आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, 4 ऑन रोड मोड हैं और 1 है ऑफ रोड मोड। लेकिन अगर आप स्पोर्ट प्लस मोड में जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि ये क्यों फास्टेस्ट SUV है। दरअसल ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 3.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, यानी स्टैंडर्ड DBX भी 4.3 सेकंड्स का टाइम लेती है, और इसीलिए ये दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन SUV है। साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो 310 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इनफैक्ट इंजन ही नहीं, और बहुत बदलाव कंपनी ने इसमें किए हैं। इसके सस्पेंशन को रीट्यून किया गया है। सस्पेंशन में अब आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले दिखाई देगी। हालांकि स्टैंडर्ड DBX की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, वो भी अपने आप में पैरामीटर सेट करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आप DBX 707 के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। कंपनी ने इसके सस्पेंशन को रीट्यून किया है, स्टीयरिंग को रीट्यून किया है, और इसमें अब आपको नए कार्बन सिरेमिक ब्रेक डिस्क मिलते हैं जो ओवरऑल डायनामिक्स को इम्प्रूव करते हैं। यानी ये सारे चेंजेस इफेक्टिवली केयरफुली कंपनी ने किए हैं ताकि DBX पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एंगेजिंग रहे विदाउट कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग इट्स क्रूजिंग कैपेबिलिटीज़। यानी अगर हम एयर सस्पेंशन की बात करें तो अब इसके फ्रंट सस्पेंशन को ज़्यादा स्टिफन कर दिया गया है, और जो इसका
रेयर सस्पेंशन है वो सॉफ्ट कर दिया गया है। तो यानी इसके डायनामिक्स पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा लग्जूरियस के साथ साथ ज़्यादा कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। तो DBX तो पहले से ही स्पेस, लग्जरी, स्टाइल, कंफर्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन ये सारे नए एलिमेंट्स के साथ जो DBX 707 है वो अब परफॉर्मेंस फ्रंट पे भी डोमिनेट करेगी। इसका मुकाबला किससे होगा? लंबोर्गिनी उरुस जो नई लॉन्च हुई है, साथ ही पोर्शे कैन GT टर्बो, इसके अलावा मासेराती, लिवांटे, ट्रॉफियो, ये कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं इसके। तो यानी अगर 4.5 करोड़ रुपए का आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इसे खरीद सकते हैं, और अगर उतने पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, उतनी पॉकेट नहीं है, तो ये वीडियो देखकर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का, लुक का, स्टाइल का, फीचर्स का मजा तो ले ही सकते हैं। ठंड के मौसम में अक्सर बैटरी ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी की बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी कार ब्रेकडाउन ना हो? साथ ही आमतौर पे एक बैटरी की लाइफ कितनी होती है, इसे कैसे आप एनहांस कर सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि होंडा एक्टिवा और होंडा ग्रेजिया में से बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शो में लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन जो पहला सवाल आया है वो दीपक सावंत ने भेजा है गोवा से। ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। गोवा जैसी जगह के लिए स्कूटर बेस्ट है भी। होंडा एक्टिवा या ग्रेजिया, दोनों में से कौन सा है बेस्ट, बताइए। दीपक जी, वैसे तो कंपनी तो सेम ही है, शायद आपको ये तो पता ही है। होंडा के प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, known only for their durability, soft engineering and performance. And उसकी एक सबसे बढ़िया खासियत ये है कि उसकी आफ्टर सेल मार्केट भी उसकी पकड़ी रहती है। एक्टिवा ने तो अपना जोर दिखाई दिया है, पिछले 10-15 साल से लीड कर रही है, बट ये जो ग्रेजिया आई है, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर अप मार्केट स्कूटी और मेनली यूज्ड फॉर अर्बन एरियाज़। मेरे को तो यही रिकमेंडेशन है कि आप वो लीजिए जो 125 सीसी के साथ 8.5 bhp निकालता है और 65 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, और आपको 3 परफॉर्मेंस लाइट्स भी साथ में देते हैं, जिसके साथ आप उनको देख के चलाएंगे तो यू कैन गेट अ बेटर फ्यूल एवरेज। LED की हेडलैम्प्स हैं एंड ऑफ कोर्स जो आजकल नए फीचर्स हैं वो भी साथ में स्टैंडर्ड मिलेंगे। 83,000 से शुरू होती है और 90,000 तक जाती है इसकी प्राइस, एंड ऑफ कोर्स द होंडा इंश्योरेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डील। अगला सवाल हमें अमोल पाटिल ने भेजा। ये एक SUV खरीदना चाहते हैं। 12 से 13 लाख रुपए का इनका बजट है। इन्होंने XUV 300 W8 वेरिएंट ऑप्ट किया है, साथ ही Hyundai Venue SX डीजल में। जानना चाहते हैं
कि सेफ्टी और परफॉर्मेंस इनके लिए मेन क्राइटेरिया है, उस हिसाब के साथ किस गाड़ी को ये चुने। ये सेफ्टी के लिए एडिशनल 1 लाख रुपए भी और खर्च कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी, सेफ्टी फीचर्स, राइड क्वालिटी, इनसाइड स्पेस और मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से बेस्ट चॉइस जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आमतौर पे इनकी जो रनिंग है मंथली वो 1500 किलोमीटर के आसपास की है, तो उस हिसाब से पेट्रोल डीजल दोनों में से किस फ्यूल ऑप्शन को ये चुने। अमोल जी, आपकी चॉइस के अनुसार प्लस जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो वेन्यू आपके बजट में और स्टाइल में एंड सेफ्टी की तरह से बिल्कुल सही बैठेगी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये एक स्मार्ट व्हीकल है, 3 इंजन ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है वो 1 लीटर टर्बो है जो 120 bhp निकालता है और 18-19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड द अदर गुड थिंग इज़ कि ये स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके आपको सारे फीचर्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर आपको ऑटोमेटिक DCD एंड मैनुअल वो सब मिलेंगी। एंड द प्राइस स्टार्ट्स 7.53 और जाती है 12.72 लाख तक। अब जैसे आपका बजट बनता है आप यू कैन चूज़ व्हाट यू लाइक, बट इफ़ इट इज़ यूज्ड इन मेट्रोज आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन को ज़रूर दूसरा एक बारी तवज्जो दें। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।